नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है वर्ल्ड ऑफ फाइन लर्निंग के ऊपर। आप सभी लोग तो बढ़िया ही होंगे, होना भी चाहिए, है ना। तो आइए, पिछली बार जहां हमने ख़त्म किया था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। पिछली बार हमने ख़त्म किया था बाय नोइंग अबाउट ऑल द 4 वेदास, और जो वैदिक लिटरेचर है यानी जो भी वैदिक साहित्य थे उनके बारे में हमने जाना था। पर कुछ इंपॉर्टेंट वैदिक साहित्य जो हैं वो हमारे रह गए थे, तो हमने सिर्फ वेदास के बारे में जाना था। अदर जो 4 इंपॉर्टेंट हमने आपको बताया था वो आपको याद होना चाहिए, एकदम याद रखिएगा। वेदास के अलावा क्या क्या थे? वेदास के अलावा थे ब्राह्मणास, अरण्यकास और उपनिषद। देखिए, बार बार सुनिए सारा वीडियो, कोशिश करिए कि थोड़ा मतलब उसको अच्छे से ध्यान से सुनिए भाई, ध्यान से सुनिएगा तो याद रहेगा। ठीक है, आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने सारे वेदास के बारे में जान लिया था। आज हम जानेंगे अबाउट ब्राह्मणास, व्हाट द ब्राह्मणास फिलॉसफी इज and how Brahmanas try to teach us about what Vedas contain in itself। ठीक है, तो ब्रह्मनास की अपनी फिलॉसफी क्या है, अपना जो उसका दर्शन है वो क्या कहता है, और वो वेदास के बारे में हमें क्या बताना चाहता है, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। ब्रह्मनास असल में एक्सप्लेन करता है जो भी वेदास में हिम्स लिखे हुए हैं, हिम्स यानी जो भी उसके श्लोक हैं जो वेदास में लिखे जाते हैं, उन्हीं को ब्रह्मनास जो है यानी ब्राह्मण्स भी कहते हैं, कई बार रेफरेंस के तौर पे आप कह सकते हैं। तो जो उसको बोला जाता है उसी को जो ब्रह्मनास है वो एक्सप्लेन करता है। जो वेदास में जो हिम्स जो लिखे गए हैं यानी वेदास में जो श्लोक हैं उनको एक्सप्लेन करने का काम जो करता है वो है ब्रह्मनास का। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ब्रह्मनास है वो आमतौर पे प्रोज के तौर पे लिखे जाते हैं। अब प्रोज क्या होता है, तो हिंदी में अगर आप जानिएगा तो प्रोज होता है गद्य, और गद्य होता है आमतौर पे जो पैराग्राफ्स, एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ्स होते हैं उन्हीं को गद्य कहते हैं। बचपन में हिंदी वाली मैडम पढ़ाई होंगी ना कि अरे ये वाला गद्य और ये वाला गद्यांश को खत्म करके आना, तो वही है गद्य या गद्यांश जिसको कहते हैं। एक पैराग्राफ आपका बन जाता है, वही वाला है असल में प्रोज। तो ब्रह्मनास को उसी प्रोज के फॉर्म में एक एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, ऑब्वियसली ये वेदास को एक्सप्लेन करता है तो एक एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में ही होगा, पैराग्राफ्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ब्रह्मनास का एक्चुअल में एक्सप्लेन क्या करता है, तो ब्रह्मनास एक्सप्लेन करता है मीनिंग ऑफ सेक्रीफाइस। यानी सेक्रीफाइस तो ऐसे सीधे सीधे हिंदी समझे तो बलिदान कहते हैं, मतलब किसी भी जीव जंतु को कैसे बलि पे चढ़ाना है, कैसे उसको मतलब बलिदान देने का जो उसका विधिवत नियम है वो आपको कौन बताता है, वो आपको बताता है ब्रह्मनास। पर बलिदान सिर्फ जीव जंतुओं का नहीं होता है, बलिदान आपके अपनी इच्छाओं का होता है, बलिदान आपके लालच का होता है, बलिदान आपके बुरी मानसिकता का होता है। तो जो भी चीज़ बलिदान के विधिवत स्वरूप में उत्पन्न है यानी जो भी चीज़ उस तरीके से मौजूद है उसको जो कोई सिखाएगा वो है आपका ब्रह्मनास। असल में ये वेदास में कंटेंट है, बट क्योंकि हम सब वेदास को प्रॉपरली पढ़ नहीं सकते हैं, प्रॉपरली वेदास को समझ नहीं सकते हैं, तो उसको जो एक्सप्लेन करता है प्रॉपरली, उसको जो डिटेलिंग करने का काम किया है वो ब्रह्मनास का है। तो आप भी कभी जब इन पढ़ाइयों से कभी आगे बढ़ जाइएगा, कभी वक्त होगा तो ब्रह्मनास पढ़ने का मौका मिले, वेदास भी पढ़िएगा, क्या दिक्कत है, सीख जाइएगा। पढ़ते पढ़ते तो क्या नहीं आदमी सीख जाता है, तो वो भी सीख जाइएगा। पर फिलहाल के लिए अभी आप बस जो बेसिक जो भी एग्ज़ाम से होता है रिलेटेड या फिर जो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उनके ऊपर अपना जानकारी को सीमित रखते हैं, वही जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हम बताएं कि ब्रह्मनास का मीनिंग ही होता है सेक्रीफाइस, तो ये जाहिर सी बात है जो भी सेक्रीफाइस वाला जो प्रोसेस होगा उसको ये इलेबोरेटली आपको बताएगा। नाउ ब्रह्मनास आर नॉट ओनली वन। ठीक है, ब्रह्मनास एक मल्टीपल कलेक्शन ऑफ वेदास एक्सप्लेनेशन को, एक जब मल्टीपल कलेक्शन को जब एक तौर पे बोला गया उसको ब्रह्मनास बोला गया। ठीक है, यानी बहुत वेदास खुद में 4 है और वेदास खुद में ही बहुत विशाल है, तो उनका एक्सप्लेनेशन जो है, जब उसको आप किसी भी चीज़ को जो ऑलरेडी बड़ा है जब उसको और एक्सप्लेन करने जाएगा तो वो और इतना बड़ा हो जाएगा कि संभलेगा ही नहीं। तो इसीलिए ऑलरेडी बहुत से बुक्स में या फिर बहुत से कहिए कि अन्य ग्रंथों में इसको बांटा गया है। तो अब हम जानेंगे कि इन अलग अलग ग्रंथों के नाम क्या हैं। जैसे ऋग्वेद से अटैच्ड कुछ ब्रह्मनास हैं, सामवेद से अटैच्ड कुछ ब्रह्मनास हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि these are the brahmanas, it is related to which veda या फिर from which veda these brahmanas are related। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको पता भी होना चाहिए, एग्जाम में आए या ना आए ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है भाई, आपको पता होना चाहिए। तो अब आप थोड़े ध्यान के साथ सुनने का कोशिश करिएगा और थोड़ा कान खुला रख के सुनना है। ठीक है, तो एक्चुअली आपकी ये हेल्प करेगा टू रिमेंबर जस्ट नाउ। अभी आप सुनेंगे और ऑलमोस्ट आपके दिमाग में थोड़ा बहुत बस जाएगा, दोबारा रिपीट कर लेना, अच्छे से याद हो जाएगा। तो पहला जो टॉपिक हम जानेंगे वो है अबाउट ऋग्वेदा, कि ऋग्वेदा से कौन कौन से
ब्रह्मणास अटैच्ड हैं। बट बिफोर वी गो इनटू दैट, आपको अपने YouTube धर्म का पालन करना है। इस वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर करिए जो और कुछ सीखना चाहते हैं, जिनको पढ़ने की इच्छा है या जो किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं। आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल टू यू एंड टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो आइए अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं और आगे स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट टू स्टार्ट विथ इज ऋग्वेदा। ऋग्वेदा से हम शुरू करेंगे और ये किस ब्रह्मणास से अटैच्ड है इसके बारे में जानेंगे। सो द ऋग्वेदा इज अटैच्ड टू ऐतरेय और एक और है जिसका कि नाम है कौशितकी। दो ब्रह्मणास हैं, एक है ऐतरेय और एक है कौशितकी। कौशितकी का एक और नाम है और वो है सांख्य। ठीक है, कौशितकी का एक और नाम है और वो है सांख्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सामवेद पे। और सामवेद से जुड़े हुए ब्रह्मणास जो हैं वो क्या हैं? वो है पंचविश, एक है, ध्यान से सुनिए फिर से, एक है पंचविश, दूसरा है शतविश। दूसरा क्या है? दूसरा है शतविश। तीसरा है चंदोगया, तीसरा है चंदोगया। और जो चौथा है उसका नाम है जैमिनिया ब्राह्मण, यानी ब्रह्मणास, अब जो भी कहिए। ठीक है, हिंदी में इसको ब्राह्मण के तौर पे ही रेफर किया जाता है। आप ये चाहे तो कहीं रेफर भी करिएगा तो इसको ब्रह्मणास आपको हिंदी में एज अ ब्राह्मण ही लिखा हुआ मिलेगा। थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है? नहीं, एक दो बार फिर से पीछे का मतलब रिवाइज कर लेना, हो जाएगा याद। इतना भी मुश्किल नाम नहीं है, क्या क्या याद कर लेते हो, ये तो फिर भी 4-5 नाम ही है। ठीक है, तो आते हैं अपने थर्ड वाले वेद के ऊपर जो कि है यजुर्वेद। और जो यजुर्वेद से जो ब्रह्मणास जो जुड़े हुए हैं उसका नाम है शतपथ। शतपथ। और शतपथ के बारे में जो एक कमाल की बात आपको पता होनी चाहिए, जो कि MCQ का भी क्वेश्चन बन सकता है, वो ये है कि शतपथ जो है ये ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट ब्रह्मणास है। ठीक है, जो सारे ब्रह्मणास हैं उनमें से जो सबसे पुराना है वो है शतपथ और सबसे बड़ा भी है ये, मतलब सबसे ज़्यादा इसके ऊपर, मतलब इसका जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है वो सबसे ज़्यादा इसी में है। तो एक और ब्रह्मणास जो कि यजुर्वेद से ही जुड़ा हुआ है उसका नाम है तैत्तरीय ब्रह्मणा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि यजुर्वेद से जो दो जुड़े हुए ब्रह्मणास है वो है, एक है शतपथ और एक है तैत्तरीय। पर इसमें भी जो शतपथ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट, भाई साहब पुराना तो ये है, सबसे बड़ा भी है। तो ये थोड़ा ध्यान में रख लेना कंसिडरेशन में। ठीक है, आइए अगले वेद के ऊपर चलते हैं और वो है अथर्ववेद। और अथर्ववेद जो है उसके साथ जो ब्रह्मणास जो जुड़ा हुआ है वो है, यानी उसके साथ जो ब्राह्मण जो जुड़ा हुआ है वो है गोपाथ। उसके साथ कौन सा ब्राह्मण जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है गोपाथ या गोपाथा भी जिसको कहते हैं, ये लगा के जो हम लोग बोलते हैं गोपाथा। ठीक है, तो ऐसे याद रख लीजिएगा। तो एक बार फिर से रिवीजन के लिए दोबारा सुन लो, ध्यान से सुन लो। ऋग्वेदा के साथ जुड़ा हुआ है ऐतरेय और कौशितकी। कौशितकी का एक और नाम सांख्य है। सामवेद के साथ जुड़ा हुआ है पंचविश, शतविश, चंदोगया और जैमिनिया। यजुर्वेद के साथ जो जुड़ा हुआ है उसका नाम है शतपथ और तैत्तरीय। एंड फाइनली अथर्ववेद, अथर्ववेद के साथ जो जुड़ा है वो है गोपाथ। तो ये आपका एक बार इकट्ठे हो गया सारा। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और वो है अबाउट अरण्यका या अरण्यक, यानी इसको जो मैं आपको पीछे बताया था अबाउट द इम्पॉर्टेंट वैदिक लिटरेचर्स, उसमें ये भी था। अब वेदास, फिर ब्रह्मणास और फिर अरण्यक आते हैं। अरण्यक होता है फॉरेस्ट बुक। इसका नाम ही आया है एक शब्द अरण्य से। और अगर आपने पुरानी हमारी रामायण और महाभारत वाले जो भी धारावाहिक अगर कभी भी देखा होगा तो उसमें कई बार ये शब्द आया था अरण्य, कि हम पांडवों को अरण्य में भेजेंगे, इस तरह से करके वाक्यों के उसमें प्रयोग थे। तो अरण्य का मतलब ही होता है फॉरेस्ट, यानी जंगल। ठीक है, तो जो अरण्यक है वो अपने आप में जंगल के बारे में, जंगल के जीवन के बारे में, जंगल में किस तरह का भोजन उपलब्ध है और किस तरह का जीवन शैली फॉलो करना चाहिए, जो लाइफस्टाइल है वो फॉरेस्ट में किस तरह का फॉलो करना चाहिए, वो बताता है हमें अरण्यकाज। ठीक है, तो भैया ये अब हम अरण्यक के बारे में जान चुके हैं कि इसका हेल्प कहाँ है और किस चीज़ में है।
तो इसको जो आमतौर पे ये किसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो ये बैरागी जो अपना घर बार छोड़ चुके हैं या फिर वो जो संन्यास लेंगे या ले रहे हैं, उनके लिए अरण्यक बेहद हेल्पफुल बुक हो जाता है। कैसे फॉरेस्ट लाइफ में खुद को ढालना है, कैसे फॉरेस्ट लाइफ को जीना है, इसके बारे में ये बुक एक प्रॉपर जानकारी देती है। ठीक है, और अरण्यक में कुछ पोर्शंस ऑफ ब्रह्मनास भी आपको मिल जाएंगे, यानी ब्रह्मनास ऑलरेडी एक एक्सप्लेनेशन है, तो अरण्यक जाहिर सी बात है कि फॉरेस्ट एक्सप्लेनेशन को लेकर चलता है, तो कुछ ना कुछ उसमें जो पोर्शन है वो ब्रह्मनास के आपके रहेंगे। अगला जो वैदिक लिटरेचर का इंपॉर्टेंट बुक हो जाता है वो है उपनिषद। और उपनिषद एक फिलोसफिकल टेक्स्ट है, यानी बहुत से उपनिषद लिखे गए हैं, बहुत तरीके से उपनिषद लिखे गए हैं। मतलब ये हर आदमी का जो अपना क्या थॉट है, क्या प्रेजेंटेशन है, उसके ऊपर एक उपनिषद की रचना हुई है। ठीक है, हर आदमी नहीं कहेंगे, जो भी उस दौरान या आज के समय में भी जो बेहतरीन थिंकर्स हुए, उन्होंने जब लिखा, उन्होंने जब सोचा, वेदास के ऊपर जब रिसर्च किया, ठीक है, तो उन्होंने उपनिषद की रचना की। और उपनिषद को इसीलिए वेदांत कहते हैं, यानी जहां वेदों का आके अंत हो जाए, एंड का डिस्क्रिप्शन है, ये एंड है बिल्कुल, यहां अब इसके आगे वेदास का कुछ रह नहीं जाता है। ठीक है, तो उपनिषद में आपको वेदास का जो एक निचोड़ है वो मिलता है, एक फिलॉसफी मिलता है। मान लीजिए एक उपनिषद मैंने लिखा है, तो उसमें आपको मेरे व्यू पॉइंट से उपनिषद या वेदास को समझने का एक अवसर मिलता है। ठीक है, इसीलिए 108 तरह के उपनिषद से 108 उपनिषद लिखे जा चुके हैं। ठीक है, और ये एक फिलॉसफी है, फिलॉसफी का हिंदी होता है दर्शन, और ये हर आदमी का अपना अपना दर्शन होता है, हर आदमी अपने अपने तरीके से अपने विचारों को रखता है। तो जिन लोगों ने भी उपनिषद को लिखा है, आपको उनके फॉर्म में वेदास को एक तरह से समझने में मदद मिलती है। तो ये उपनिषद का काम है, एक खास तरीके से आप वेदास को अप्रोच करते हैं, एक खास तरीके से आप वेदास को समझते हैं। एक जो इसमें आपको इंपॉर्टेंट उपनिषद जो कई बार क्वेश्चन में आ सकता है, वो उसका नाम आप याद कर लीजिए, वो है वृहद अरण्यक। वृहद अरण्यक ओल्डेस्ट उपनिषद है, यानी कोई जो सबसे पहले अगर किसी ने कोई उपनिषद जो लिखा गया था वो था वृहद अरण्यक। तो भाई साहब, इस तरह से हमने खत्म कर लिया अपना श्रुति लिटरेचर ऑफ वैदिक पीरियड। ठीक है, श्रुति क्या था? श्रुति था वो जो आपको पीछे बताया था पिछले वाले लेक्चर में, सुनते तो याद होता, और हमको तो लगता है बहुत लोग को याद होगा। तो श्रुति था कि किसी ने हमसे कुछ कहा, हमको याद हुआ, अब हम आगे वाले समय को वो सुनाएंगे तो वो वही बातों को सुन के याद कर लेगा। तो ये जो वेदास थे, उपनिषद थे, ब्रह्मणास थे और अरण्यक था, ये सारे जो थे, ये सारे वैदिक काल के श्रुति लिटरेचर के हिस्से थे। नाउ व्हाट वी हैव टू नो नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द स्मृति लिटरेचर, यानी वैदिक काल के ऐसे साहित्य जो याद कर कर के लोग आगे लेकर आए। यानी उनको सुनाने का उतना रिवाज था नहीं शायद, पर हाँ लोग याद करते थे। इस ओवरऑल व्यू में देखें तो इतना ही समझ में आता है कि, और आप इतना ही जानिए कि अभी जो आपने पीछे पढ़ा अबाउट वेदास, ब्रह्मणास, अरण्यक, उपनिषद, ये थे श्रुति लिटरेचर ऑफ वैदिक टाइम पीरियड। ठीक है, अब हम जानेंगे अबाउट स्मृति लिटरेचर ऑफ वैदिक टाइम पीरियड, यानी ऐसे साहित्य वैदिक समय के जो कि याद से आगे बढ़ते थे। मुझे याद है, शायद मैं आगे वाले समय को बताऊं, उनको याद हो गया, और उन्होंने अपने आगे वाले समय को बताया, उन्होंने याद किया, और इस तरह से आगे बढ़ता गया। डिवीजन इसी तरह है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है कि अरे श्रुति है, श्रुति किसी ने सुनाया तो सामने वाले को याद हुआ, फिर उसने सुनाया तो याद हुआ, तो स्मृति भी तो उसी से मिलता जुलता है कि हाँ मुझे याद हुआ, फिर मैंने सामने वाले को बताया तो हाँ उससे याद हुआ। बट दिस इज हाउ इट इज डिवाइडेड इन द बुक, इट इज डिवाइडेड इन द ओवरऑल कंटेक्स्ट, इन द सिलेबस। ठीक है, तो आप ऐसे ही सिंपल फॉर्म में इसको जानिए, ज़्यादा स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, सिंपली जान लो कि एक स्मृति लिटरेचर है और एक है श्रुति लिटरेचर। तो जो श्रुति जो है वो आप पीछे अभी अभी पढ़ चुके हैं, अब हम आगे देखेंगे स्मृति लिटरेचर। ठीक है, और स्मृति लिटरेचर को 6 भागों में बांटा गया है। आपने पीछे देखा था कि श्रुति को 4 भागों में बांटा गया था, उसी तरह स्मृति को 6 भागों में बांटा गया है, और वो है कुछ इस प्रकार।
सबसे पहला जो स्मृति लिटरेचर है वेदांग, यानी वेदों के जो अंग बन जाते हैं, वेदों के जो अंग होते हैं उसी को वेदांग कहा जाता है। इसको सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पहला था। हमारा सेकंड जो हो जाता है वो है स्मृति धर्मशास्त्र। ठीक है, ये धर्म के ऊपर आपका पूरा व्याख्या है इसमें, तो इसीलिए इसका नाम स्मृति धर्मशास्त्र है। तीसरा है महाकाव्य, एपिक्स। मैं आपको आगे बताऊंगा हमारे एपिक्स क्या क्या हैं, बहुत से आप लोगों ने सुने हैं, कहानियाँ इसकी देखी हैं। तो थर्ड है हमारे एपिक्स, महाकाव्य। ठीक है, और चौथा है पुराण। ठीक है, पुराण भी आपने नाम ज़रूर सुना होगा। पांचवा है उपवेद। अब उपवेद की खासियत तो हम आगे जानेंगे, पर उपवेद का मुख्य कार्य यह है कि जो वेदास का जो स्पेशलाइज्ड कोई फोकस वाला एरिया है, यानी कोई खास ऐसा एरिया जिसमें भाई साहब ये वेद कुछ गजब का बात कर दिया, तो उपवेदा उस काइंड ऑफ टॉपिक को पकड़ के एक प्रॉपर पूरा डिस्क्रिप्शन आपको देगा। जैसे कि मान लीजिए अगर वेदास में कहीं मेडिकल के बारे में कोई है, तो एक मेडिकल के ऊपर प्रॉपर उपवेदा लिखा गया है जो कि सिर्फ मेडिसिन से जुड़ा हुआ आपको सारा जानकारी देगा, यानी दवाइयों से, चिकित्सा से, इस तरह से जुड़ा हुआ कोई वेद है, उपवेद है, वो आपको बताएगा। पर वेद में ये जानकारी एक ओवरऑल तौर पे होगी, और इसमें एक स्पेशलाइज्ड तौर पे एक ही उपवेद होगा जो एक प्रॉपर टॉपिक के ऊपर आपसे बात करेगा। छठा जो लिटरेचर इस पूरे फॉर्मेट में आता है वो है शद दर्शन, यानी 6 फिलॉसफीज जहां हो। दर्शन का अर्थ मैंने आपको पीछे बताया है, इट मीन्स फिलॉसफी। ठीक है, तो यहाँ 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी होते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है शद दर्शन। तो आइए अब हम इन 6 स्मृति लिटरेचर्स जो कि ऑब्वियसली वैदिक काल के ही हैं, यानी ये साहित्य भी वैदिक काल के ही हैं, पर ये स्मृति है, यानी ये यादों के थ्रू आगे बढ़े, लोग याद करते गए और अपने आगे वाले समय को बताते गए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले के साथ, और पहला है वेदांग, यानी वेद के जो अंग थे, और इसका एक और नाम था सूत्र। वेदांग के भी 6 हिस्से हैं, यानी इसके अंदर भी 6 भाग हो जाते हैं, और इसका जो सबसे पहला वेदांग है वो है शिक्षा, यानी फोनोटिक्स, जो ऐसी जानकारी जो आपको कैसे किसी शब्द को बोलना है उसके ऊपर जो आपको ज्ञान दे, यानी उसकी जो समझ आप में पैदा करे, वो पहला वेदांग था और उसका नाम था शिक्षा। ठीक है, ये जो है भाई साहब फिर से थोड़ा आपको हचपच लगेगा अगर आपका ध्यान इधर से उधर हुआ, तो एकदम फोकस यहाँ रखिए, आप बढ़िया से सुनिए। ठीक है, काहे कि हम फिर से बढ़िया से बता रहे हैं और आपका बस फोकस इधर चाहिए, ध्यान से सुनो, काहे कि नहीं तो ऊपर से पार हो जाएगा। तो वेदांग का जो पहला उसका अंग है वो है शिक्षा, और शिक्षा आपको बताता है अबाउट फोनेटिक्स, यानी किस तरह से वाक्य या किस तरह से शब्द जो है उनका उच्चारण कैसे हो, ये आपको बताता है। जो पहला वेदांग है शिक्षा, उसका ये काम है। अब शिक्षा में भी बहुत से बुक्स हैं, बहुत सी किताबें लिखी गई, बहुत सी अलग अलग, उसमें भी पार्ट्स होंगे। देखो बहुत हौच पौच हो जाएगा, बट हम बहुत बेसिक बताएंगे जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वेदांग का पहला हिस्सा है शिक्षा, और शिक्षा का एक इंपॉर्टेंट बुक है जिसका कि नाम प्रतिसाख्य है। ठीक है, अब प्रतिसाख्य के बारे में जानना क्यों जरूरी है? मे भी अगर तुमको तंग करना हो एग्जामिनी को, तो घुसा के क्वेश्चन दे दिया कि भाई ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑन फोनोटिक्स, यानी सबसे पुराना किताब बताइए जो कि आपके उच्चारण के ऊपर ध्यान देता है, तो वो कौन है? तो भैया यहाँ ये काम आएगा तुम्हारा, और यहाँ वो किताब का नाम है प्रतिसाख्य। और प्रतिसाख्य आता है वेदांग का जो खुद का एक हिस्सा है जिसका नाम शिक्षा है, उसके अंदर। ठीक है, फिर से सुनो, याद हो जाएगा, दोबारा बता रहा हूँ। स्मृति लिटरेचर के 6 हिस्से थे। पहला था वेदांग, फिर वेदांग को जब हम जानने आए तो पता चला वेदांग के अंदर जो पहला हिस्सा है उसका नाम है शिक्षा। शिक्षा बात करता है उच्चारण के ऊपर, और उच्चारण के ऊपर जो पहली किताब लिखी गई थी उसका नाम था प्रतिसाख्य। दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा जो वेदांग का हिस्सा है वो है कल्प सूत्र। कल्प सूत्र आपको जानकारी देता है रिचुअल्स के बारे में, यानी कौन से रिवाज, रीति रिवाज किस तरह से होते थे, इसके बारे में जानकारी देता है। ठीक है, हाँ, कल्प सूत्र के अंडर भी बहुत से सूत्र आएंगे, पर इतना डीप जाने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इतना डीप में और जानकारी चाहिए तो लिखिएगा नीचे, मैं फिर से कभी वीडियो बनाऊंगा तो और घुस के बता दूंगा आपको। तो चलिए वेदांग के तीसरे हिस्से पे जाते हैं, और वो है व्याकरण।
अरे भैया बोलना सीखोगे पर ग्रामेटिकल मतलब वर्ड बोलना सीख गए, ग्रामेटिकली बोलना ही नहीं सीखोगे तो सेंटेंस कैसे फॉर्म करिएगा। तो सेंटेंस फॉर्म करना है तो ग्रामर तो सीखना पड़ेगा। तो हाँ, तो वेदांग का तीसरा हिस्सा जो है वो है व्याकरण। व्याकरण यानी ग्रामर। तो ग्रामर तो बाद में बचपन में सब पढ़े हो, समझ शायद बहुत कम को आया है वो अभी लिटरेचर पढ़ रहा है, हमको तो नहीं आया था, बस जैसे तैसे बोल लेते हैं। तो व्याकरण जो है वो तीसरा हिस्सा है वेदांग का, ठीक है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात जो व्याकरण में आपको याद रखनी चाहिए, वो इसके लेखक कौन थे। इसमें एक किताब है व्याकरण में अष्टाध्यायी, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से व्याकरण की जानकारी देते हैं। और इस अष्टाध्यायी के लेखक थे पनिनी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अष्टाध्यायी के लेखक थे पनिनी। और अष्टाध्यायी आपको व्याकरण के ऊपर जानकारी देता है। और ये जो भी अभी हम किताबें पढ़ रहे हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं, वैदिक समय के, वैदिक साहित्य के स्मृति लिटरेचर के अंडर, यानी याद करने वाला जो लिटरेचर है उसके अंडर। ये बार बार मैं आपको बीच बीच में बताता रहता हूँ कि आप टॉपिक से भटक ना जाना, स्मृति को श्रुति से मत जोड़ देना, श्रुति को स्मृति से मत जोड़ देना। अभी हम स्मृति पढ़ रहे हैं, यानी जो कि मेमोरी यानी आपकी याद रखने की जो क्षमता है उससे जुड़ी हुई है। पर जो पीछे हमने पढ़ा था वो था श्रुति, यानी जो सुन सुन के आगे बढ़ता है, यानी सुनाते जाते हैं हर समय को, और वो थे वेदास, अरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, ठीक है। एक बार फिर से पीछे वाले का भी रिवीजन हो गया। तो अभी हम वेदांग के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने शिक्षा के बारे में जान लिया, कल्प सूत्र के बारे में जान लिया, व्याकरण के बारे में जान लिया। अब जो इसका चौथा हिस्सा है उसको निरुक्त कहते हैं। निरुक्त का जो काम था वो आपको जो कोई भी शब्द है उसका उत्पत्ति कैसे हुआ, यानी बहुत से वर्ड्स हम आज भी पूछते हैं, अरे बिल्ली को बिल्ली क्यों कहते हैं, कुत्ते को कुत्ते क्यों कहते हैं, पर कोई ये बताता नहीं है कि आखिर सबसे पहले किसने इस शब्द से कुत्ते को कुत्ता ही क्यों कहा। अगर हिंदी में या फिर संस्कृत में आपको जानना है कि किसी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आपको निरुक्ता पढ़ना होगा। वेदांग का एक अंग है, उसमें शब्दों का इतिहास है। गजब, बताओ भाई हम लोग क्या क्या लिख दिए थे, यानी किस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन शब्द कैसे जन्म लिया, इसका इतिहास है, ठीक है। बहुत मजेदार है, मतलब शायद हम लोग कभी नहीं पढ़ते ये सब चीजें, बट अमेजिंग टू रीड होगा नहीं, अगर एग्जाम सब निकल जाए, बढ़िया पैसा वैसा आने लगे तो निरुक्ता है, ये आपको शब्दों के इतिहास के बारे में बताता है। ये वेदांग का चौथा हिस्सा था। अब हम वेदांग के पांचवें हिस्से के बारे में जानेंगे, वो है चंद। चंद है वजन को लेके है, ठीक है, यानी कि वेट, मेजरमेंट, इनका भाई हिसाब किताब क्या होगा। तो ये आपको वेदांग के पांचवें हिस्से, जिसका कि नाम था चंद, इसमें आपको मिलेगा। आई एम सॉरी टू यू गाइज, इट्स नॉट प्रोनाउंस्ड एज चंद बट इट्स प्रोनाउंस्ड एज छंद। मैं आप सभी से माफी चाहूंगा, ये चंद नहीं, ये होता है छंद। और छंद वेट एंड मेजरमेंट यानी वजन को लेके होता है। जो वेदांग का छठा हिस्सा है वो है ज्योतिष, जिसको एस्ट्रोनॉमी भी कहते हैं। आज के लोग भी एस्ट्रोनॉमी करते हैं, पहले भी आप देखिएगा बहुत सी एस्ट्रोनॉमिकल जो हमने प्रेडिक्शंस की है आज से हजारों साल पहले वैदिक कल्चर में, आज भी ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सही है। यानी हमने धरती के सूर्य के चक्कर लगाने का एग्जैक्ट मतलब जो भी था कैलकुलेशन कर लिया था ऑलमोस्ट। लीप ईयर का हमने कैलकुलेशन कर रखा है, वेदों में आप जाइएगा तो आपको मिलेगा। फिर जो मून का मूवमेंट है इसको हमने प्रॉपरली समझ लिया था, और बहुत से चांद तारे इन सभी के बारे में बहुत सी जानकारियां भाई हमारे पास बहुत था। वेदास में मतलब इट्स अ बुक ऑफ सुपर नॉलेज, बहुत है उसमें, गजब का किताब है, ठीक है। तो ज्योतिष को बस ऐसे वो हाथ देख के वाला ज्योतिष नहीं समझ लेने का है, ठीक है वो नहीं है ज्योतिष। ज्योतिष इज ऑल अबाउट ट्रू एस्ट्रोनॉमी, एक्चुअल चांद तारों की जो प्रॉपर पोजिशनिंग बता दे वो आपको यहाँ मिलती है। तो वेदांग के बारे में जो आपको बेसिक पता होना चाहिए वो इतना काफ़ी है। आगे हम अपने टॉपिक में बढ़ते हैं, वो है स्मृति धर्मशास्त्र, ठीक है। ये भी 6 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। ये 6 भागों में किस किस नाम से बटा हुआ है स्मृति धर्मशास्त्र? तो ये बटा है मनुस्मृति। ये माना जाता है कि गुप्ता पीरियड, हिस्ट्री पे आइएगा, जब हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें आपको गुप्ता पीरियड के बारे में भी बताया जाएगा, ठीक है। तो बस अभी इतना जान लिए कि अराउंड 500 AD, ठीक है, अराउंड 450 AD के टाइम पे गुप्ता टाइम पीरियड रहा था।
तो माना जाता है कि उससे पहले ही मनुस्मृति लिखी गई थी, प्री गुप्ता पीरियड में, ठीक है। और ये स्मृति में सबसे पुराना है, ठीक है। मनुस्मृति, इसके ऊपर बहुत विवाद है, बट हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो भाई जानकारी चाहिए फिलहाल कि कौन क्या है, ठीक है। तो मनुस्मृति को माना जाता है कि प्री गुप्ता पीरियड में लिखा गया था और ये ओल्डेस्ट ऑफ द ऑल स्मृतिज है, यानी जितनी स्मृतियां लिखी गई हैं ये उसमें सबसे पुरानी है, ठीक है। फिर अगला जो है वो है यज्ञवाल्क्य स्मृति, ये सेकंड हो जाता है, ये भी प्री गुप्ता पीरियड माना जाता है, लिखा गया है। थर्ड जो है वो है नारद स्मृति, और इसको माना जाता है कि गुप्ता पीरियड के दौरान लिखा गया है। एंशिएंट हिस्ट्री के आखिरी भाग में हम गुप्ता पीरियड के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ आपको मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो अभी आप बेसिक इतना जान लीजिए कि इन स्मृतिज का जो लिखने का समय था वो किससे जुड़ा हुआ है। फिर जब थर्ड हो गया नारद स्मृति, इसको माना जाता है कि ये गुप्ता पीरियड के दौरान लिखा गया था। उसके बाद परशारा स्मृति है, परशार स्मृति, ठीक है, और ये भी गुप्ता पीरियड के दौरान लिखा गया था। पांचवा है बृहस्पति स्मृति, ये भी गुप्ता पीरियड के दौरान लिखा गया था। और जो छठा है वो कात्यायन स्मृति है, और ये भी गुप्ता पीरियड के ही दौरान लिखा गया था। अब मैं इसको एक बार फिर से रिपीट करूंगा, ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा, आपको इसी जगह हो जाएगा याद लगभग, दोबारा सुन लेना, थर्ड टाइम सुन लेना, ठीक है। जब फ्री टाइम मिले भैया सुनते रहो, ठीक है, पढ़ते रहो, और कुछ नहीं करना है, पढ़ाई बढ़िया से करना है। खाली टाइम में जब काम हो काम करिए, और जब आराम हो तो पढ़ाई करिए। चलिए, तो स्मृति धर्मशास्त्र कितने भागों में बटा हुआ था भैया? ये भी 6 भागों में बटा हुआ था। सबसे पहला जो था वो था मनुस्मृति, सेकंड वाला जो था वो यज्ञवल्क्य स्मृति, और इन दोनों को लिखा गया था प्री गुप्ता पीरियड में, ठीक, इतना बस याद रखने हैं। थर्ड जो है वो है नारद स्मृति, फोर्थ जो है वो है परशारा स्मृति, फिफ्थ जो है वो है बृहस्पति स्मृति, और सिक्स्थ जो है वो है कात्यायन स्मृति। और एंड के ये जो 4 हैं, यानी पहले 2 जो थे वो प्री गुप्ता पीरियड के हैं, यानी गुप्ता पीरियड से पहले लिखे गए हैं, और ये जो बाद के 4 हैं ये गुप्ता पीरियड के दौरान लिखे गए हैं। चलिए आगे हम चलते हैं महाकाव्यों की ओर, यानी जो वैदिक लिटरेचर है उसमें जो स्मृति वाला हिस्सा है उसका जो थर्ड पार्ट महाकाव्य है उसकी ओर अब हम बढ़ते हैं। बहुत से महाकाव्य लिखे गए हैं, पर मुख्य तौर पे 2 को माना जाता है, अन्य महाकाव्य भी हैं पर उतना वो इंपॉर्टेंस के हिसाब से आया नहीं आगे कभी, ठीक है। पर 2 महाकाव्य जो हम सब जानते हैं वो एक है रामायण और दूसरा है महाभारत, ठीक है। ये 2 महाकाव्य हैं। रामायण को आदि काव्य भी कहते हैं, ठीक है, और इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे वाल्मीकि जी, और महाभारत के लेखक थे श्री वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास। किसी भी विश्व भर में मौजूद महाकाव्य में अगर कोई सबसे बड़ा है तो वो महाभारत है, द लॉन्गेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड। स्मृति लिटरेचर का जो 4th हिस्सा है वो है पुराणास, ठीक है। पुराण का मतलब ही होता है ओल्ड, पुराना ओल्ड, ठीक है। तो देयर आर 18 फेमस पुराणास, 18 ऐसे पुराणास है जो काफ़ी मशहूर है। बहुत से ओल्ड पुराणास के तौर पे बहुत से थे, पर 18 जो है वो इनमें काफ़ी मशहूर है। उनमें से एक है मत्स्य पुराण, ये ओल्डेस्ट है, ठीक है। मत्स्य पुराण, पुराणों में भी जो सबसे पुरान है वो है मत्स्य पुराण। एंड सम अदर इंपॉर्टेंट पुराणास जिसके बारे में आपने कभी ना कभी नाम ज़रूर सुना होगा, वो एक है जैसे भागवत पुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया, वायु पुराण हो गया, ब्रह्मांड पुराण हो गया, इस तरह से अन्य बहुत से हैं, ठीक है। तो ये आपको बेसिक इतना ही पुराणास के बारे में जानना है। अगला जो हमारा 5वां हिस्सा था वो स्मृति लिटरेचर का वो है उपवेद। उपवेद में एक है आयुर्वेद, एक है गंधर्व वेद, एक है धनुर्वेद, और फिर एक और है शिल्पवेद या अथर्ववेद भी इसको कहा जाता है, और ये अथर्ववेद से ही जुड़ा है शिल्पवेद। आयुर्वेद ऋग्वेद से आता है, गंधर्ववेद म्यूजिक के ऊपर है पूरा, ठीक है, और ये सामवेद से आता है। धनुर्वेद जो है वो आर्चरी के ऊपर बेस्ड है, और ये यजुर्वेद से आता है। और मैंने आपको शिल्पवेद के बारे में बताया ही, ये साइंस एंड टेक के बारे में है, विज्ञान के बारे में है, और ये अथर्ववेद से आता है। स्मृति लिटरेचर का जो आखिरी भाग है वो है शद दर्शन, यानी 6 फिलोसफिकल स्कूल्स, ठीक है। और इसके 6 फिलोसफिकल स्कूल्स कौन कौन से थे उनके नाम जान लीजिए। पहला था सांख्य दर्शन, और इसके फाउंडर थे कपिल मुनि, ठीक है। काफ़ी आपको वैदिक के बारे में, वैदिक कल्चर के बारे में आपको जानने को मिल रहा है, तो
वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। तो हम शद दर्शन के ऊपर हैं और इसका जो सबसे पहला हिस्सा जो है वो है सांख्य दर्शन, और इसके फाउंडर थे कपिल मुनि, और जो पुस्तक यानी जो किताब है जो इसके ऊपर लिखी गई है वो सांख्य सूत्र है, ठीक है। दूसरा स्कूल ऑफ फिलॉसफी जो इसके अंडर आता है वो है योग दर्शन, और इसके जो फाउंडर है ये पतंजलि है, ठीक है। आज जो बाबा रामदेव जिनका नाम इस्तेमाल करके योगा करते हैं वो इन्हीं के नाम पे है। तो इन्होंने योग दर्शन की शुरुआत की थी, यानी योग के ऊपर इनकी फिलॉसफी है, और इनका नाम है पतंजलि, योगी पतंजलि थे ये, ठीक है। और जो इनका बुक है वो है योग सूत्र। फिर जो थर्ड है इसके अंडर यानी शद दर्शन के अंडर वो है न्याय दर्शन, ठीक है। और इसके जो फाउंडर रहे हैं यानी इसके जो संस्थापक रहे हैं वो है अक्षपद गौतम, यानी गौतम मुनि भी इनको कहते हैं, और इनका जो बुक है वो है न्याय सूत्र। फिर है वैशेषिका दर्शन, और इसके जो फाउंडर रहे हैं वो है कन्नड़ मुनि, ठीक है, और इन्होंने जो बुक लिखा है वो है वैशेषिका सूत्र। फिर है मीमांस जो पांचवा है इसके अंडर आता है, मीमांस या पूर्व मीमांस भी कहते हैं इसको, और इसके जो लेखक है या इसके जो फाउंडर है वो है जैमिनी ऋषि, ठीक है, जैमिनी महर्षि, और उन्होंने जो बेसिक जो बुक लिखा है उसका नाम है पूर्व मीमांस सूत्र, ठीक है। फिर आखिरी जो हिस्सा है शद दर्शन का वो है उत्तर मीमांस, और इसके लेखक थे बद्रयान, और उन्होंने जो बुक लिखी थी वो थी ब्रह्म सूत्र, ठीक है। इसी के साथ जो वैदिक कल्चर का जो लिटरेचर वाला हिस्सा है वो पूरा हुआ। तो देख लो कि लिटरेचर में ही कितना कुछ था, कितना डिटेल में मैंने आपको ये पूरा बताया है, ठीक है। आगे हम जानेंगे अबाउट जियोग्राफिकल एक्सटेंट, यानी जियोग्राफिकली वैदिक काल के लोग कहाँ तक शायद फैले थे, कहाँ तक उन्होंने अपने जीवन शैली को वो लेके गए, उनका जो राजनीतिक कार्यक्रम था, पॉलिटी था, वो उनके चारों तरफ कैसा था, धर्म किस तरह का वो फॉलो करते थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे के लेक्चर में जानेंगे। आज के लिए भाई साहब रहने देते हैं, और वीडियो तो तुम लोग को अच्छा लगा ही होगा यार, बहुत कुछ था, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, कंटेंट वगैरह इतना आपके लिए लेके आने के लिए। तो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी तरह की, किसी भी कंपटीशन की, इनको ये फॉरवर्ड करिए। अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगले वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए भाई साहब ऐश करते रहो।